लोग स्टेट में सेकंड चैप्टर शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है लीनियर कॉररिलेशन। लीनियर कॉररिलेशन, ये चैप्टर शुरू करें उससे पहले हम लोग देखें कि कॉररिलेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉररिलेशन, थोड़ी सी थियरी समझें। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ना, व्हाट इज कॉररिलेशन। तो कॉररिलेशन कहते हैं सिमुल्टेनियस चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स एंड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम। कहते हैं कि कोई भी अगर दो वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल्स, यहाँ वेरिएबल्स मतलब समझो कि कोई भी दो इवेंट, कोई भी दो चीज़ें हो। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग कहते हैं तो वो आता है जैसे प्राइस और डिमांड। प्राइस एंड डिमांड, ये दोनों चीज़ें हैं ना, इन दोनों के बीच में एक तरह का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि अगर एक में कोई चेंजेस आता है तो दूसरे में भी वो चेंजेस आएगा। प्राइस और डिमांड, इन दोनों के बारे में हमें पता है कि जैसे प्राइस के बारे में कहते हैं कि अगर प्राइस राइज होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड लो हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये रूल है ना। तो जैसे प्राइस और डिमांड ये दोनों दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों के बीच में एक तरह का कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है कि अगर एक में कोई चेंजेस आया तो दूसरे में भी वो चेंजेस आएगा। इसे ही कहते हैं सिमुल्टेनियस चेंजेस, मतलब एक साथ होने वाला चेंज। एक में अगर चेंज आ रहा है तो दूसरे में भी चेंज आ रहा है। तो ऐसा दो वेरिएबल्स के बीच में ये जो रिलेशन हुआ ना, उसे कहते हैं कॉररिलेशन। मीन्स अगर शॉर्ट में कहो तो कॉररिलेशन मतलब ये कहला है कि कोई भी दो इवेंट्स के बीच में ऐसा एक रिलेशन कि जिसमें एक में अगर कुछ चेंजेस होता हो तो दूसरे में भी चेंजेस होगा ही। जैसे प्राइस एंड डिमांड या डिमांड एंड सप्लाई, ये चीज़ें होते हैं ना, तो इनके बीच में कॉर रिलेशन है, मतलब एक में चेंजेस तो दूसरे में भी चेंजेस होता ही है। हमें इस चैप्टर में इसी कॉर रिलेशन के बारे में समझना है और इनके सम्स भी करने हैं। कॉर रिलेशन में, ये तो कॉर रिलेशन का मीनिंग हमने समझा, इसी के ही साथ हमारे जो चैप्टर का नाम है वो आता है लीनियर कॉर रिलेशन। कॉर रिलेशन मतलब समझे ना, कि जिनके बीच में एक जैसा रिलेशन हो। तो अब आता है कॉर रिलेशन, लीनियर कॉर रिलेशन। तो उसे कहते हैं कि देर आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस मतलब जब कोई दो वेरिएबल्स में कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस, एक जैसा चेंज होता हो, is that the points corresponding to the values of two correlated variables are on or nearer to line। इसका मतलब कि अगर ग्राफ वाइज उसे कहो ना, तो दोनों वेरिएबल्स वो एक ही लाइन पर या तो बिल्कुल नियरर कहलाते हैं। प्रैक्टिकली अगर समझो, जैसे कि दो वेरिएबल्स हमने बताए, प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड के बारे में हम लोग ऐसा कहें कि इन दोनों के बीच में लीनियर कॉररिलेशन तब कहलाएगा जब प्राइस में जितना चेंजेस हो ना, उतना ही कांस्टेंट चेंजेस डिमांड में भी होता हो। लीनियर कॉररिलेशन वो कहलाता है कि अगर प्राइस में चेंज होता जा रहा है तो डिमांड में भी वो चेंजेस होते जाना चाहिए, भले फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। अगर प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो डिमांड भी कंटिन्यूसली कम होनी चाहिए। सही बात ना। नहीं तो अगर प्राइस बढ़े और डिमांड कम न होती हो तो वो लीनियर कॉररिलेशन नहीं कहलाया। प्राइस और डिमांड में लीनियर कॉररिलेशन तब कहलाता है जब एक चीज़ में जो चेंजेस आता रहता हो तो दूसरी चीज़ में भी कांस्टेंट कंटिन्यू चेंजेस होता ही रहता हो। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स। समझ रहे हो ना। प्राइस और डिमांड का जैसे ये एग्जांपल, क्योंकि प्राइस में जितना जितना चेंज होता जाएगा, अगर प्राइस कम होती जाएगी तो डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। तो ये लीनियर कॉररिलेशन कहलाया। यही कॉररिलेशन के और दो टाइप, जिसे कहते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉररिलेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉररिलेशन तो कहते हैं द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू कॉररिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द सेम डायरेक्शन। जब
कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंजेस होते हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही जैसा चेंजेस हो, तो उसे पॉजिटिव कॉररिलेशन कहते हैं। एक ही जैसा मतलब कि अगर एक चीज़ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरी चीज़ में भी इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो इसे पॉजिटिव कॉररिलेशन कहते हैं। जैसे कि इनमें आता है डिमांड और सप्लाई। पॉजिटिव के बारे में हम लोग कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई। सिंपल एग्जांपल एक, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ेगा। अगर मार्केट में कोई चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो कंपनी में से उसका सप्लाई भी ज़्यादा होता जाएगा ना। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में पॉजिटिव कॉररिलेशन है, वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ग्राफ वाइज हम लोग आगे देखेंगे। ग्राफ वाइज अगर डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो सप्लाई भी इंक्रीज होता जाएगा। अगर डिमांड कम होती जा रही है तो सप्लाई भी कम होता जाएगा। तो ये सेम डायरेक्शन में एक जैसा चेंजेस जब दोनों वेरिएबल्स में होता हो तो उसे पॉजिटिव कॉररिलेशन कहते हैं। और नेगेटिव कॉररिलेशन वो कहलाता है द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ टू कॉररिलेटेड वेरिएबल्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब चेंजेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसे नेगेटिव कॉररिलेशन कहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि अगर कोई एक चीज़ में इंक्रीज हो रहा हो तो दूसरी चीज़ में डिक्रीज होता होगा, तो ये नेगेटिव कॉररिलेशन कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हमने आगे देखा वो था प्राइस और डिमांड। प्राइस और डिमांड में नेगेटिव कॉररिलेशन है, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होता है, या तो अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ता है, बराबर ना। तो इनके बीच में नेगेटिव कॉररिलेशन है, एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। और इसे जो मैथमेटिकली हमें फाइंड करना है वो कहलाता है कॉररिलेशन कोएफिशिएंट। कॉररिलेशन कोएफिशिएंट इसका मतलब कहलाता है द न्यूमेरिकल मेजर showing the strength of linear correlation between two variables is a correlation coefficient. The numerical measures मतलब कि मैथमेटिकली अगर फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना, द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर कॉररिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में लीनियर कॉररिलेशन की कितनी स्ट्रेंथ है, उसे जो न्यूमेरिकल, उसे जो मैथमेटिकल फाइंड करना हो तो वो कॉररिलेशन कोएफिशिएंट कहलाता है। मतलब समझो प्राइस और डिमांड जो हम लोग कह रहे हैं कि अगर प्राइस 10% बढ़ रही है तो उसके सामने डिमांड कम होगी ना, तो डिमांड कितनी कम होगी, एग्जैक्ट अगर 10% ही कम हो रही है ना, तो उसमें कहते हैं परफेक्ट लीनियर कॉररिलेशन। समझ रहे हो, अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो रही है तो डिमांड भी अगर एग्जैक्ट 10% डिक्रीज हो रही हो ना, तो उसे परफेक्ट कॉररिलेशन, लीनियर कॉररिलेशन कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अगर प्राइस, सपोज अगर प्राइस में 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर प्राइस 10% इंक्रीज हो रही है तो डिमांड एग्जैक्ट 10% डिक्रीज नहीं होगी, थोड़ा सा प्रोपोर्शन ऊपर नीचे होगा ना। तो कितना परसेंटेज दोनों के बीच में रिलेशन है, अगर 10% के कंपैरिजन में डिमांड भी अगर 10% डिक्रीज हुई ना, तो इनके बीच में परफेक्ट रिलेशन है जिसकी वैल्यू 1 आती है। कॉररिलेशन कोएफिशिएंट इसकी वैल्यू हमेशा 0 to 1 के बीच में आती है, हमेशा 0 to 1 के बीच में। कि अगर इन दोनों के बीच में परफेक्ट रिलेशन है कि इसमें 10% तो इसमें भी 10% का चेंज, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, एग्जैक्ट 1, मतलब परफेक्ट रिलेशन। अगर इसमें 10% का चेंज है और इसमें जरा सा भी चेंज नहीं हुआ तो उसकी वैल्यू 0 बनेगी, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर प्राइस में 10% इंक्रीज हो रहा है और डिमांड में 8% का डिक्रीज हो रहा है, कितना, 8% का डिक्रीज, तो फिर दोनों में कितना रिलेशन है, वो रिलेशन फाइंड करने के लिए ये कॉररिलेशन कोएफिशिएंट यूज होता है, इसका न्यूमेरिकल मेजर्स। शॉर्ट में अगर कहो तो हमें इस चैप्टर में हर सम में दो वेरिएबल्स दिए हुए होंगे, जैसे प्राइस, डिमांड या और कोई दो वेरिएबल, और उनके बीच में कितना रिलेशन है, कितने परसेंटेज रिलेशन है, वो हमें फाइंड करना है।
और उसे हम लोग कहते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जिसे सिंबल में कहते हैं इट इज डेनोटेड बाय आर, जिसे सिंबल में आर कहते हैं। हमें इस चैप्टर में ये आर फाइंड करना है, ओके ना। और ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने की चैप्टर में 3 मेथड है। हमें 3 मेथड से ये सम फाइंड करने हैं, जिनमें से सबसे पहली मेथड आती है स्कैटर डायग्राम मेथड, मीन्स ग्राफ मेथड। ग्राफ के थ्रू रिलेशन फाइंड करना, वो ग्राफ के थ्रू स्कैटर डायग्राम मेथड। दूसरा कार्ल पियर्सन मेथड, और तीसरा स्पीयरमैन रैंक मेथड। हमें इस चैप्टर में ये 3 मेथड से कोरिलेशन फाइंड करना है। और हम लोग शुरुआत करें पहली मेथड से। हमारी एक्सरसाइज 2.1 में पहली मेथड से स्कैटर डायग्राम मेथड से रिलेशन फाइंड करें, कोरिलेशन ढूंढे हम लोग। तो सबसे पहले अब शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से, जो ग्राफिकल मेथड है, स्कैटर डायग्राम मेथड, जो पहले क्वेश्चन से ही देखें। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि a ball pen making company want to know the relation between the price and the supply of its most selling gel pen। कोई एक कंपनी है जो अपनी जेल पेन की, मोस्ट सेलिंग जेल पेन, एक पेन की प्राइस और सप्लाई के बीच में रिलेशन ढूंढना है। want to know the relation between price, प्राइस रुपीज में काउंट होता है, और सप्लाई इन 1000 यूनिट्स। तो इनका रिलेशन ढूंढना है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फॉर इट, ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम एंड इंटरप्रेट इट। स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर बताना है उनके बीच में कैसा रिलेशन है। तो डायग्राम के लिए यहाँ प्राइस दी गई है। प्राइस में 14, 16, 12, 11, 15, 13, 17 एंड मंथली सप्लाई है। सप्लाई में 1000 यूनिट्स, 32, 50 मीन्स जब प्राइस 14 थी तब मंथली 32,000 का सप्लाई होता था। 32,000 पेन का, 1000 यूनिट्स है ना। जब एक पेन 14 रुपीज़ की होती थी ना, तो पूरे महीने में 32,000 पेन का सप्लाई होता था। जब पेन की प्राइस 16 रुपीज़ थी तो पूरे महीने में 50,000 पेन का सप्लाई होता था। ऐसी ये इन्फॉर्मेशन दी गई है ना सब। तो इस पर से हमें स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है और फिर इंटरप्रेट करना है, बताना है कि उसमें रिलेशन कैसा है। तो जब डायग्राम ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम में एक्स और वाई एक्सिस बनती है। यहाँ सीधा डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्रॉ करना है। कि एक्स और वाई एक्सिस बनेगी। एक्स एक्सिस पे बनेगा प्राइस और वाई एक्सिस पे होगा सप्लाई, प्राइस एंड सप्लाई। जिसमें प्राइस में हम लोग, फिर से सम पे जा रहा हूँ मैं, कि प्राइस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन से नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर में सबसे छोटा देखो तो 11 नंबर है, सबसे छोटा नंबर, और सबसे बड़ा देखो तो 17 नंबर है। मतलब 11, 12, 13, 14 ऐसे 17 तक हम लोग जा सकते हैं ना। तो एक्स एक्सिस में हम लोग 0 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 आपकी ग्राफ बुक में ऐसे आप लोग ड्रॉ कर सकते हो ना। और देखो यहाँ पे 11, 12, 13, 14 यहाँ पे 1, 1 का गैप है, लेकिन 0 से 11 तक वो 1, 1 का गैप नहीं है। पहला गैप सेम नहीं है, उसके बाद सब सेम गैप है। ग्राफ का रूल आता है ना, अब आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ये पहले से 8th स्टैंडर्ड से ये ग्राफ का रूल आता है कि ग्राफ में हमेशा यूनिट में गैप इक्वल होना चाहिए, इक्वल गैप होना चाहिए। तो 0 to 11 वो इक्वल गैप नहीं है, उसके बाद फिर 11, 12, 13, 14 इक्वल है। इसलिए जब इक्वल गैप ना हो तो एक जिगजैग लाइन बनाता है। 0 to 11 के बीच में ये जिगजैग लाइन, उसके बाद कि भाई 0 to 11 के बीच में ये सेम गैप नहीं है, उसके बाद 11, 12, 13, 14 सेम है। और ऐसे ही वाई एक्सिस पे हमने सप्लाई लिखा है। तो वाई एक्सिस पे देखें, वाई एक्सिस पे सबसे छोटा नंबर है 12, सबसे छोटा 12 नंबर है, और सबसे बड़ा नंबर देखो तो सबसे बड़ा 53 है। तो इनमें भी 12 और 53 के बीच में हम लोग 10, 10 का गैप ले सकते हैं। 5 का भी ले सकते हो और 10 का भी ले सकते हो। जैसे यहाँ 10, 10 का गैप है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसमें 53 आ जाएगा।
फिर जैसे प्लॉट करते हैं वैसे ही नंबर प्लॉट करें। मैं फिर से क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि देखो जैसे पहले प्राइस 14 तो सप्लाई 32, प्राइस 14 तो सप्लाई 32। तो मतलब यहाँ ग्राफ में जाएंगे कि प्राइस 14 यहाँ पर, ये 14 और सप्लाई 32, तो ग्राफ में 14 की लाइन में ऊपर जाएंगे, 30 से थोड़ा ऊपर ये 32 आएगा ना। 14 की लाइन में ऊपर जाएं तो 30 से थोड़ा ऊपर ये 32। तो यहाँ एक प्लॉट करेंगे, पहला प्लॉट यहाँ पर। फिर दूसरा देखें कि प्राइस 16 सप्लाई 50, प्राइस 16 और सप्लाई 50। तो यहाँ पर देखें कि प्राइस 16 है और सप्लाई 50। तो प्राइस में 16 में जाएंगे और सप्लाई में 50, 16 की लाइन में ऊपर होते जाएंगे और 50, यहाँ पे 50 के सामने हम लोग ये प्लॉट करेंगे। ऐसे हुआ ना। फिर वैसे तीसरा कि प्राइस 12 है और सप्लाई 20। फिर से उस ग्राफ में आए कि प्राइस 12, प्राइस में ये 12 है और सप्लाई में 20। तो 12 की लाइन में ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 20 तक। आपके ग्राफ में एग्जैक्ट होगा ना ये नंबर, यहाँ तो वाइट पेज है, आपके ग्राफ में जो लाइंस होगी वहाँ 12 और 20, उस पर ये प्लॉट करेंगे और ऐसे हर नंबर प्लॉट कर देंगे। ठीक है, ऐसे हर नंबर प्लॉट होगा। ये जो नंबर प्लॉट होगा ना, उसके बाद इसमें रिलेशन कैसा है, हम लोग प्राइस और सप्लाई है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, प्राइस एंड सप्लाई। तो प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या तो नो रिलेशन है, वो चेक करना है। ठीक है ना। ग्राफ ड्रॉ होने के बाद आपको तीन चीज़ें लिखनी है, या तो पॉजिटिव रिलेशन है, या तो नेगेटिव रिलेशन है, या तो नो रिलेशन है। ग्राफ के थ्रू इतना इंटरप्रेट करना है। वो ऐसे पता चलता है कि अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि ये हो रहा है, अगर आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव रिलेशन कहलाया। ये सीधे जा रहा है ना, तो वो पॉजिटिव रिलेशन कहलाया। अगर ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो वो नेगेटिव रिलेशन कहलाया। और अगर ग्राफ में सब पॉइंट्स यहाँ वहाँ है, कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं है, ना ऊपर की लाइन बन रही है ना नीचे की लाइन बन रही है, तो वो नो रिलेशन कहलाएगा। ओके ना। और उसमें भी अगर एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रही हो ना, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन ऊपर जाती हो ना, तो उसे कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन नीचे जा रही हो ना, तो उसे कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। लेकिन अगर एकदम स्ट्रेट लाइन ना हो, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लाइन ऊपर जा रही हो, ऊपर तो जा रही है मतलब पॉजिटिव रिलेशन कहलाया, लेकिन अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो तो उसे कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन। वैसे ही नीचे की तरफ जाते हुए सीधी न जाकर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर नीचे जाती हो तो उसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव रिलेशन। है नेगेटिव रिलेशन लेकिन पार्शियल। तो इसमें देखो कि ये आपने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ के बाद ये पहले पॉइंट और आखिरी पॉइंट तक ये लाइन इमेजिनरी एक लाइन बताया करो कि जैसे यहाँ पे देखो तो ये लाइन सीधी नहीं जा रही है, ये जो लाइन बन रही है वो सीधी नहीं जा रही है, टेढ़ी लाइन जा रही है। तो इसलिए उसमें लिखेंगे कि देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। कि प्राइस और सप्लाई के बीच में पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है ना, परफेक्ट नहीं है, पार्शियल। ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए पॉजिटिव, लेकिन पार्शियल। आया ध्यान। ऐसा ही सेकंड ग्राफ भी, दूसरा क्वेश्चन है, उसमें है कि अ कंपनी मैन्युफैक्चर आरओ प्लांट्स फॉर द फैक्ट्रीज, द इंफॉर्मेशन अबाउट द एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट फॉर इट्स सेल एंड द प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ आरओ प्लांट इज गिवन बिलो। यहाँ पे भी दो वेरिएबल, दो इवेंट है, एक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और दूसरा प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ आरओ प्लांट। कि कितना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, कितना खर्चा किया तो उसके सामने कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 10,000 में है, मतलब 50,000 अगर कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो उसके सामने प्रॉफिट 8, मतलब प्रॉफिट लाख में है, 8 लाख हुआ। अगर 50,000 का खर्चा किया
तो वो 8 लाख प्रॉफिट हुआ। अगर 60,000 का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया तो उसके सामने 7 लाख प्रॉफिट हुआ। अगर 70,000 का एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट हमने किया, खर्चा किया, तो उसमें 9 लाख प्रॉफिट हुआ। ये इन्फॉर्मेशन है। जिस इन्फॉर्मेशन पर से भी हमें पहले ग्राफ बनाना है और रिलेशन बताना है। तो एक्स एक्सिस पे लिखते हैं ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और वाई एक्सिस पे ये प्रॉफिट। एक्स एक्सिस पे देखो तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लाइन वाइज ये तो नंबर दिए हुए हैं, आगे में लाइन वाइज नहीं थे, इसमें लाइन वाइज ही दिए हुए हैं। तो हम लोग इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लिखकर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये लिख सकते हैं। ओके, जिसमें भी देखो कि ये 5, 6, 7, 1, 1 का गैप है, लेकिन पहले 0 to 5 में ये 5 का गैप इक्वल नहीं है, इसलिए ये जिगजैग लाइन। वैसे ही वाई एक्सिस पर प्रॉफिट लिखेंगे। जो प्रॉफिट में देखो, क्वेश्चन में प्रॉफिट में देखें तो प्रॉफिट में सबसे छोटा नंबर 7 है और सबसे बड़ा नंबर 13 है। ओके, 13 है। तो 7 से 13 तक हम लोग ग्राफ में ये बना सकते हैं ना कि भले 6 से या 7 से शुरुआत करें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इसमें भी पहला गैप 0 to 6 का डिफरेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर भी जिगजैग लाइन बनाएंगे। अब ये बनाया अगर, अब ये पॉइंट्स अगर रखें तो एक एक करके जैसे प्लॉट करें कि जैसे पहले 5 एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 5 एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे 8, फिर एक्स एक्सिस पे 6, तो वाई एक्सिस पे 7। ऐसे बताया ना, देखो कि एक्स एक्सिस पे जब 5 तो वाई एक्सिस पे 8, ये 5 और 8 ये पहला पॉइंट। फिर एक्स एक्सिस पे अगर 7, 6 तो वाई एक्सिस पे 7, एक्स एक्सिस पे 6 तो वाई एक्सिस पे 7। ठीक है ना, क्वेश्चन में से देखकर प्लॉट करते जाते हैं ना। फिर तीसरे में जैसे था कि एक्स में 7 और वाई पे 9, तो एक्स में 7 और वाई पे 9, ये प्लॉट होता जाएगा ना, ये सभी नंबर प्लॉट होगा। और फिर इसमें चेक करेंगे कि कैसा रिलेशन है। एक इमेजिनरी लाइन माइंड में ही ड्रॉ नहीं करना है आपको, लेकिन माइंड में ये सोच लेंगे कि कैसा रिलेशन है। पहले पॉइंट से अगर देखो तो यहाँ पहले पॉइंट से थोड़ा नीचे आकर उसके बाद ऊपर होता हुआ जा रहा है, फिर ये ऊपर, फिर नीचे, ऐसी लाइन बन रही है। सही बात है ना। 7 में इंक्रीज हुआ, 8 में इंक्रीज हुआ, 9 में भी इंक्रीज हुआ, फिर 10 में थोड़ा नीचे, 12 में थोड़ा, 11 में थोड़ा ऊपर, ऐसे। मतलब अगर एवरेजली देखो तो ये लाइन ऊपर की तरफ ही जा रही है, मतलब है पॉजिटिव रिलेशन। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट और प्रॉफिट, इनमें पॉजिटिव रिलेशन है कि जितना एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ेगा, पॉजिटिव रिलेशन है ना। लेकिन सीधी लाइन नहीं जा रही है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसलिए इसमें लिखा जाएगा कि देयर इज अ पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ है इसमें। ऐसे ही अब थर्ड क्वेश्चन देखें। तो थर्ड क्वेश्चन में है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू स्टडी द रिलेशनशिप between the minimum day temperature and the sale of woolen clothes during a particular day of winter for 6 different cities। अलग अलग 6 सिटीज़ में मिनिमम डे टेम्परेचर कितना टेम्परेचर था और उसके सामने सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, ये दो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दी गई है। ड्रॉ अ स्कैटर डायग्राम फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट इट। तो देखो मिनिमम डे टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है और सामने सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स 1000 यूनिट में है। मतलब जब टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस था, इतनी ठंडी थी, 12 डिग्री जितनी ठंडी थी, तो वुलन क्लोथ्स 35,000 बिकते थे। ओके, जब टेम्परेचर 20 डिग्री था तो वुलन क्लोथ्स 10,000 बिकते थे, सेल ऑफ वुलन क्लोथ। जब टेम्परेचर 8 डिग्री था तो वुलन क्लोथ्स 45,000 बिकते थे। टेम्परेचर कम मतलब ठंडी ज़्यादा ना, तो कपड़े ज़्यादा बिकेंगे, वुलन क्लोथ्स ज़्यादा बिकेंगे। इस पर से हमें ग्राफ बनाना है, तो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे ये मिनिमम डे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, जिसमें एक्स एक्सिस पे सबसे छोटा नंबर देखो तो 5 है और सबसे बड़ा नंबर इसमें 24 दिया हुआ है।
तो 5 से 24 तक का अगर गैप हमें लिखना हो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे डेली मिनिमम टेम्परेचर, जिसमें हम लोग 5 का या तो 4 का गैप ले सकते हैं ना, सबसे बड़ा नंबर 24 है तो भले 4 का गैप ले सकते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24। और यहाँ पर भी अगर देखो तो 0 to 4 पहला गैप सेम ही है, फिर 4 to 8 भी सेम, 4 का ही गैप है, इसलिए यहाँ जिगजैग लाइन की ज़रूरत नहीं है। और वाई एक्सिस पे सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स देखें तो उसमें सबसे छोटा नंबर 8 है और सबसे बड़ा नंबर 70 है। 8 से लेके 70 तक का गैप लेना है हमें, तो वाई एक्सिस पे हम लोग 10-10 का गैप ले सकते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। फिर वैसे ही प्लॉट करें तो क्वेश्चन में जैसे नंबर देखते जाते हैं कि x पे 12 तो y पे 35, मीन्स यहाँ देखें कि x पे 12 तो x पे ये 12 है और y पे 35 मतलब 30 और 40 के बीच में, तो x पे 12 और y पे 35, यहाँ प्लॉट होगा ना ये नंबर आएगा। वैसे ही दूसरा कि x पे अगर 20 तो y पे 10, x पे 20 तो y पे 10, तो x पे 20 ये नंबर, तो y पे 10 यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्लॉट होगा। ऐसे सभी नंबर प्लॉट करते जाएंगे ना, सब नंबर प्लॉट करते जाएंगे उसमें, और प्लॉट करने के बाद इसमें देखेंगे कि पहला नंबर यहाँ से शुरू होगा, 5 से, पीछे से नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ ये लाइन है उस लाइन के बाद से। तो यहाँ पहले नंबर से देखो तो आपकी ग्राफ की लाइन ये ऐसे जा रही है, मतलब ये अगर देखो तो नेगेटिव रिलेशन है, नीचे की तरफ लाइन जा रही है। टेम्परेचर और सेल ऑफ वुलन क्लॉथ, इनमें नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव ही कहलाना, जितना मिनिमम टेम्परेचर कम होगा उतना वुलन क्लॉथ से ज़्यादा बिकेंगे। नेगेटिव रिलेशन हुआ ना, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना वुलन क्लॉथ से ज़्यादा बिकेंगे, तो इसलिए ये नेगेटिव रिलेशन कहलाया। ओके ना। इसमें नेगेटिव रिलेशन में भी सीधी लाइन नहीं आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए ये कहलाया पार्शियल नेगेटिव रिलेशन। अगर एकदम स्ट्रेट लाइन होती ना तो उसे कहते हैं परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। तो इसमें भी लिख सकते हैं कि देयर इज अ पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन डेली मिनिमम टेम्परेचर एंड सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स, इनके बीच में पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, तो जैसे हमने ये पहली मेथड देखी ना, स्कैटर डायग्राम मेथड, ये कोरिलेशन फाइंड करने की, ऐसे ही अब हम लोग दूसरी मेथड देखें, दूसरी एक्सरसाइज के लिए दूसरी मेथड देखें। ये तो सिर्फ ग्राफ बनाना था, अब दूसरी मेथड देखें आपके चैप्टर की मेन और इम्पोर्टेंट मेथड, तो वो है कार्ल पियर्सन मेथड। कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू हमें कोरिलेशन फाइंड करना है, लेकिन कार्ल पियर्सन मेथड में भी 3 मेथड्स आती हैं, उनके अंदर भी 3 मेथड या कहो 3 कंडीशन आती है, जिसमें आज पहली कंडीशन समझें। तो पहली कंडीशन वो आती है कि व्हेन x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो ना तो उसमें आपको सबसे पहले x बार और y बार ढूंढना है। x बार एंड y बार मीन जैसे हम लोग फाइंड करते हैं ना, वो पहले फाइंड करना है और उसके थ्रू हमें रिलेशन ढूंढना है। पहले x बार और y बार ढूंढते हैं, अगर वो इंटीजर आया, इंटीजर्स मतलब पूरे नंबर, पॉइंट में नहीं, कंप्लीट आंसर आया, तो फिर हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर इंटीजर नहीं आया तो दूसरी फार्मूला जो आगे देखेंगे हम। तो पहले x बार एंड y बार आर इंटीजर्स, अगर वो इंटीजर्स हैं तो ये फार्मूला यूज़ करनी है, r इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, दूसरे रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग फाइंड करें, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस देखें, लीनियर कोरिलेशन फाइंड करना है कार्ल पियर्सन की मेथड से। तो 2.2 के क्वेश्चंस देखें, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझें। दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 7 फैमिलीज ऑफ अ सोसाइटी रिगार्डिंग हाइट ऑफ फादर in centimeter and height of his adult son in centimeter, calculate the correlation coefficient।
यह इन्फॉर्मेशन क्या है, हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, उन दोनों की हमें रिलेशन ढूंढना है कि फादर और सन की हाइट में क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, और कितना रिलेशन है वो फाइंड करना है। 7 फैमिलीज का यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर फादर की हाइट 170 हुई तो सन की हाइट 172 सेंटीमीटर होगी। कहीं फादर की हाइट 169 है तो सन की हाइट 168 है। इस पर से हमें कॉरिलेशन ढूंढना है। अब कार्लपियसन की मेथड से अगर कॉरिलेशन फाइंड करना हो ना, तो सबसे पहले एक्स बार और वाई बार ढूंढ लेते हैं, एक्स बार एंड वाई बार। यहाँ पे लिखते हैं कि हियर n इक्वल टू 7, टोटल 7 है ना, 7 फैमिलीज दिया भी हुआ है, 7 नंबर्स है टोटल, सो n इक्वल टू 7। तो सबसे पहले x बार ढूंढे, मीन फॉर हाइट ऑफ फादर, ये हाइट ऑफ फादर, इसका मीन x बार ढूंढे तो x बार की फॉर्मूला आती है सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x मतलब इन सब का टोटल 170, 169, 168, 67, 66, 65, 64, सबका टोटल 1169 अपॉन में टोटल 7 नंबर्स हैं, 7 हैं, तो आंसर आया 167। ये इंटीजर हुआ ना, पॉइंट में नहीं आया। फिर मीन फॉर हाइट ऑफ सन मीन्स वाई बार ढूंढे, सन के लिए वाई बार ढूंढे, सिग्मा वाई अपॉन एन, इसमें ये सन के सब नंबर का टोटल, ये सब नंबर का टोटल वाई का 1176 अपॉन 7, तो आंसर आएगा 168। ये भी इंटीजर आया, ये भी पॉइंट में नहीं है, तो हमने जो फॉर्मूला बताई उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले यहाँ पर ये टेबल ड्रॉ करेंगे, ऊपर लिखेंगे कि सिंस बोथ द मीन्स एक्स बार एंड वाई बार आर इंटीजर्स, पूरे नंबर मिले ना एक्स बार वाई बार, सो वी कैन ऑब्टेन आर एज फॉलो। सो आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये मेथड से ढूंढेंगे। समझना कैसे, सबसे पहले ये हाइट ऑफ फादर एक्स जो हम लोगों ने ये नंबर क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं, एंड हाइट ऑफ सन ये वाई, ये भी नंबर क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। पहली कॉलम बनाएंगे हम लोग x माइनस एक्स बार, जो फॉर्मूला में हमें चाहिए उसके हिसाब से पहली कॉलम बनेगी x माइनस एक्स बार, जहाँ x माइनस एक्स बार में x बार हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढा था ना, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, हम लोगों ने ढूंढा था ना, x बार 167 और y बार 168 मिला था। तो सबसे पहली कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार, जहाँ x बार हमें 167 मिला था, मतलब x माइनस एक्स बार मतलब ये जो x है उसमें x बार 167 माइनस करेंगे, मतलब 170 माइनस 167 तो 3, फिर 169 माइनस 167 तो 2, 168 माइनस 167 तो 1, 167 माइनस 167 0, 166 माइनस 167 माइनस 1। ऐसे ही पूरी लाइन ढूंढेंगे ना। ऐसे ही दूसरा होगा y माइनस वाई बार, जिसमें y बार हमने ढूंढा था वो था 168, मीन्स ये y की लाइन में से हम लोग माइनस करेंगे y माइनस वाई बार, 172 माइनस 168 4, 168 माइनस 168 0, 170 माइनस 168 तो 2। ऐसे ये कॉलम भी बन जाएगी, बनेगी ना ये भी कॉलम। फिर तीसरी कॉलम बनाएंगे हम लोग, वो है x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, तो x माइनस एक्स बार ये कॉलम मिली और y माइनस वाई बार ये कॉलम मिली, इन दोनों का मल्टीप्लाई, जैसे 3 4 जा 12, 2 0 जा 0, 1 2 जा 2, 0 0 जा 0, -1 और -3 तो माइनस माइनस प्लस 3, ये हम लोग कॉलम बनाएंगे ना, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई। फिर फोर्थ आएगी x माइनस एक्स बार स्क्वायर, x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये जो आपने ढूंढा ना x माइनस एक्स बार, ये इसका स्क्वायर लिखना है, जैसे 3 3 का स्क्वायर 9, ये 2 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर वो कॉलम, और आखिरी में y माइनस वाई बार स्क्वायर। तो y माइनस वाई बार में भी ये y माइनस वाई बार की जो कॉलम बनाई है इसका स्क्वायर, जैसे 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, ये 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9,
इसका स्क्वायर ना, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा। सब कॉलम बनाने के बाद सबका टोटल नीचे, सबका टोटल फाइंड कर लेंगे ना। ओके, ये फॉर्मूला में ध्यान रखना, ये सब कॉलम्स हमें बनानी है। पहले एक्स और वाई तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ होगा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार दोनों का मल्टीप्लाई, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर एंड वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, जिसमें फॉर्मूला में हमारे ये तीनों नंबर यूज होंगे। फॉर्मूला में कौन से नंबर यूज होंगे? ये तीनों। तो देखो आर के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन में रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड दूसरे रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो आर के लिए ऊपर है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ये ऊपर एक्स सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, सिग्मा मीन्स टोटल ना। तो यहाँ पर फिर से टेबल पे जा रहा हूँ कि टेबल में x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार उसका सिग्मा, उसका टोटल हमने फाइंड किया, कितना टोटल आया? 25। तो यहाँ ऊपर हम लोग लिखेंगे x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार की वैल्यू 25 अपॉन में रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर और दूसरे रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। x माइनस एक्स बार स्क्वायर उसका सिग्मा मतलब उसका टोटल, और यहाँ y माइनस वाई बार स्क्वायर का टोटल, दोनों अलग अलग रूट में। जो टेबल में हमने ढूंढा था कि x माइनस एक्स बार स्क्वायर उसका टोटल कितना आया? 28, और y माइनस वाई बार स्क्वायर उसका टोटल आया 34, उसका टोटल 34। जो यहाँ लिखेंगे कि पहले में x माइनस एक्स बार स्क्वायर तो रूट में 28, y माइनस वाई बार स्क्वायर तो रूट में 34। अब इनका सॉल्यूशन, ऊपर तो 25 ही रहेगा, नीचे दोनों अलग अलग रूट में हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों रूट का मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 34, ऊपर 25 नीचे दोनों का रूट का दोनों का मल्टीप्लाई 952, ऊपर फिर से 25 रहेगा और नीचे 952 का स्क्वायर रूट। कैलकुलेटर में आप 952 का स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा 30.85, और फिर डिवाइड 25 डिवाइड बाय 30.85 तो आंसर मिलेगा 0.81। 0.81। देखो यहाँ पे ये जो आंसर मिला उसमें अब दो चीज़ें चेक करते हैं। पहले तो आंसर प्लस में है कि माइनस में, वो चेक करते हैं। अगर आंसर प्लस में आ रहा है ना, प्लस 0.81, मीन्स कि ये पॉजिटिव कॉररिलेशन कहलाया। क्या कहलाया? पॉजिटिव कॉररिलेशन। और चीज़ ध्यान रखा करो कि हमने जैसे पहले बताया था कि कॉररिलेशन हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। उसके बिल्कुल बीच में अगर देखो तो वो आएगा 0.5 या तो 0.50। तो अगर 0.50 बीच में आया ना, अगर एक लाइन वाइज देखो तो कॉररिलेशन 0 और 1 के बीच में, तो 0.50 अगर आ रहा है तो उसमें अगर ये r की वैल्यू 0.50 से ज़्यादा हुई ना, किसी में भी 0.50 से अगर ज़्यादा हुई तो उसमें कहते हैं हाई डिग्री रिलेशन। हाई डिग्री मतलब वो ज़्यादा रिलेशन, सही रिलेशन कहलाया। लेकिन अगर वैल्यू 0.50 से कम आई तो उसे कहते हैं लो डिग्री रिलेशन। लो डिग्री रिलेशन। अगर एग्जैक्ट 0.50 आई तो वो पार्शियल रिलेशन कहलाया, पार्शियल। ओके ना। तो पहले पॉजिटिव है या नेगेटिव वो चेक कर लेते हैं, और फिर हाई डिग्री है या लो डिग्री वो चेक करते हैं। तो इसमें 0.81 नीचे लिखेंगे, हियर द वैल्यू ऑफ r इज वेरी नियर टू 1। 0.81 मतलब 5 से तो बड़ा ही हुआ ना, 1 के पास में है ना। सो देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन। जो क्वेश्चन में ढूंढ रहे थे हाइट ऑफ फादर एंड हाइट ऑफ सन, उनके बीच में हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाएगा। ओके, समझ में आया ना कार्ल पियर्सन की मेथड। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कि जिससे और क्लियर हो जाए ये मेथड। इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन 2 में, इसी में ही क्वेश्चन 2, कि लोकल कॉटेज इंडस्ट्री मेकिंग वेरियस स्नैक्स सेल्स, ईच स्नैक्स इज अ पैकेट ऑफ 100 ग्राम। From the study of price determination regarding a new kind of wafer, the following information is obtained for the price and demand. Find the correlation coefficient between price of wafer and its demand.
एक वेफर की प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन ढूंढना है। अब देखो, आपको पता है एक चीज़ तो यहाँ पे माइंड में रखा करो, पता है प्राइस और डिमांड ये दोनों में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है। मतलब इसका जब आंसर ढूंढोगे ना तो आंसर माइनस में ही आएगा। अगर माइनस में नहीं आए तो मतलब आपने कहीं मिस्टेक की है, ये भी माइंड में ध्यान रख लेना। प्राइस और डिमांड में तो हमेशा नेगेटिव रिलेशन ही आता है कि नहीं। इसमें देखें कि देखो, जब प्राइस 24 रुपीज़ थी वेफर की तो डिमांड 1000 यूनिट में, मतलब 27,000 की डिमांड थी। जब प्राइस 26 रुपीज़ हुई तो डिमांड 24,000 की हुई। प्राइस 32 हुई तो डिमांड 22,000 की हुई। देखो, जब प्राइस बढ़ती जा रही है तो डिमांड कम होती जा रही है। तो अब इनके बीच का रिलेशन ढूंढे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे n6 दिया हुआ है, 6 है ना नंबर्स। पहले मीन फाइंड कर ले, x बार और y बार। पहले मीन फॉर प्राइस x बार ढूंढे, सिग्मा x अपॉन n। सिग्मा x मतलब इन सब का टोटल जो आया 180 अपॉन 6, आंसर 30। ये भी इंटीजर आया। अगर ये आंसर पॉइंट में आता ना तो दूसरी मेथड से करते, जो आगे के सम्स में देखेंगे। फिर मीन फॉर डिमांड y। अब मीन फॉर डिमांड y जिसमें y बार तो सिग्मा y अपॉन n, ये y सबका टोटल करें तो आएगा 132 अपॉन 6, आंसर 22। ये भी इंटीजर आया, पॉइंट में नहीं है। तो इसमें भी वैसे ही कॉलम बनाए हम लोग कि यहाँ पे पहले लिखें सिंस बोथ द मीन्स x एंड y आर इंटीजर्स वी कैन ऑब्टेन r एज फॉलोज। देखो, ये सब लिखना, ये टेबल बनाना ज़रूरी है। ये आपका 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए परफेक्ट होने चाहिए। प्राइस और डिमांड ये x और y आपको दिए हुए हैं। पहली कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार, आपका x बार आगे 30 आया था ना, तो वो 30 के अकॉर्डिंग x माइनस एक्स बार मतलब ये 24 में से 30 माइनस 24 माइनस 30 तो माइनस 6, 26 माइनस 30 तो माइनस 4, 32 माइनस 30 तो 2, ऐसे लिखते जाएंगे ना। फिर y माइनस वाई बार, y माइनस वाई बार, इसमें आपका आंसर 22 आया था, तो 27 माइनस 22 5, 24 माइनस 22 2, ऐसे ये कॉलम बनाएंगे पूरी। फिर x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, मतलब इन दोनों का टोटल 6 5 30, साइन में ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस 30, 4 2 8, माइनस प्लस माइनस 8, 2 0 0, 3 2 6, 5 7 35, ये बनेगी कॉलम। देन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये x माइनस एक्स बार उसका स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे बनाते जाएंगे इसमें। एंड y माइनस वाई बार स्क्वायर, ये y माइनस वाई बार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये कॉलम भी, और सबका टोटल बताएंगे, जिसमें हमें ये 3 टोटल में आएंगे ना। फिर इसे फॉर्मूला में लिखें तो वही फार्मूला r इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर एंड रूट में सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, जिसमें सबसे पहले x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार जो टेबल पर से वैल्यू लिखेंगे -79, ध्यान देना टेबल में जो वैल्यू मिली थी वो, अपॉन में रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो टेबल में सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर उसका आंसर मिला था 90, एंड सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर, तो y माइनस वाई बार स्क्वायर उसका आंसर मिला था 86, तो रूट 86। अब इनका सॉल्यूशन के ऊपर -79 अपॉन में 90 और 86 का मल्टीप्लाई, तो -79 रूट में आएगा 7740, और ऊपर -79 नीचे 7740 का रूट, तो उसका रूट आएगा 87.98, और 79 डिवाइड बाई 87.98, तो आंसर मिलेगा -0.90। मैंने बताया ना इसका आंसर माइनस में ही मिलेगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन ही होता है। माइनस में आया मतलब नेगेटिव रिलेशन है। फिर चेक करते हैं कि ये 1 के पास में है ना, अभी जैसे मैंने बताया था कि 0 और 1 के बीच में 0.5 आएगा, ये 0.5 से बड़ा है ना, मतलब हाई डिग्री कहलाया, हाई डिग्री नेगेटिव रिलेशन। अगर 0.5 से कम होता तो वो लो डिग्री कहते हैं। फिर नीचे ये लिखेंगे खास
कि here the value of r is very near to -1, so there is a high degree of negative correlation between price and demand. प्राइस और डिमांड के बीच में हाई डिग्री नेगेटिव कॉररिलेशन है. ओके, समझ आ रही है कार्ल पियर्सन की ये मेथड? ये मेथड तब यूज होगी जब एक्स बार और वाई बार इंटीजर्स मिलते हो. ओके ना, जैसे फर्स्ट और सेकंड सम किया ना, अब थर्ड वाला सम आप लोग ट्राई करना, थर्ड वाला सेम क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, फिर वैसे ही फोर्थ क्वेश्चन से अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे. ठीक है, कार्ल पियर्सन की दूसरी मेथड अब हम लोग आगे की वीडियोस में देखते हैं. ओके, थैंक यू.